Hello everyone, a beautiful good morning to all, सुप्रभात and welcome back to my channel. I am पूजा और आज हमें बात करनी है 6 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टी स्कीम के बारे में। यहाँ पर आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस पब्लिश की हैं, उन गाइडलाइंस पे हम बात करेंगे। हम देखेंगे आखिरकार ये एफपीओ होता क्या है, मतलब आपके जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, कौन से रजिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। वीडियो के एंड में आपको काफी सारे एमसीक्यूज मिलेंगे और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं 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 भूलेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं 6 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स में। तो देखिएगा, सबसे पहले बात हो रही है मिस्टी स्कीम के बारे में। आप लोग ने वेस्ट बंगाल में सुना होगा मिष्टी, मीठी दही, और आपके मीठा काफी प्रचलित है वहां पर उससे और इसका कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। ये जो मिष्टी स्कीम है ये आपके मैंग्रोव्स के लिए है, जो आपकी दलदली जमीन होती है, आर्द्र भूमियां होती हैं। तो मैंग्रोव के लिए जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं जनरली, उनके कंजर्वेशन के लिए हमने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है मिष्टी, ठीक है। फिलहाल न्यूज देखेंगे, उसके बाद हम मिस्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूज क्या है? गुजरात लीड्स विथ 19,020 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव प्लांटेशन इन 2 ईयर अंडर द मिस्टी स्कीम। तो गुजरात राज्य जो है उसमें 19,020 हेक्टेयर में मैंग्रोव आपको देखने को मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट था 5 सालों में, सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट क्या था? 5 सालों में हमें 540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मैंग्रोव को प्लांट करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का गोल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का गोल है कि 540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मैंग्रोव का प्लांटेशन करना है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। लेकिन केवल 2 सालों में यहाँ पे गुजरात राज्य ने ऑलरेडी 190 स्क्वायर किलोमीटर के जो मैंग्रोव्स है वो लगा दिए हैं। मतलब नेशनल जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है गुजरात राज्य। गुजरात में भी अगर हम बात करेंगे, जो कच्छ का एरिया है, गल्फ ऑफ कच्छ का जो एरिया है, कच्छ के एरिया में गुजरात में आपको सबसे ज्यादा मैंग्रोव देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गुजरात में जो कच्छ के मैंग्रोव है वो 799 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहली बात आती है मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिस्टी का फुल फॉर्म क्या होता है। मिस्टी का मतलब है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोअर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम स्कीम। ये आपका मिस्टी है, ठीक है। मैंग्रोव, एम आई मतलब मैंग्रोव इनिशिएटिव, ठीक है, ऑफ सोल लाइन हैबिटेट, क्योंकि मैंग्रोव कहाँ पर आते हैं? सोल लाइन में आते हैं। टेंजिबल इनकम्स, तो ये आपको मैंग्रोव का फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 5 जून को 2023 में हमने मिस्टी स्कीम को लॉन्च किया था। 2023-24 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। मिस्टी स्कीम किस मंत्रालय के अंदर इंप्लीमेंट होती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें राज्यों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप अपने राज्यों में अगर मैंग्रोव हैं तो उन मैंग्रोव फॉरेस्ट को एक्सपांड करो, उनका कंजर्वेशन करो। 80% हम आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, 20% आप पैसा लगा लेना। तो सेंट्रल यहाँ पर 80% प्रोजेक्ट की कॉस्ट का देती है और रिमेनिंग 20% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। हमारा टारगेट, जैसा कि मैंने कहा है, 540 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फॉरेस्ट या जो मैंग्रोव कवर है उसको इंक्रीज करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। हमारा अभी तक का अचीवमेंट ये रहा है कि हमने 22,500 हेक्टेयर जो डिग्रेडेड मैंग्रोव लैंड है 13 राज्यों में, उनको रिस्टोर करने का काम किया है अंडर द मिस्टी स्कीम। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम बात करें 2021 में जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, मैंने इस रिपोर्ट को आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। तो 2021 में फॉरेस्ट सर्वे इंडिया रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया भारत में अप्रोक्सीमेटली 4,921 स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव्स हैं। तो इस डेटा को याद रखना, भारत में 4,921 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो राज्यों के बारे में बात करें जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आपको मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार मिल जाएगा, लक्षद्वीप मिल जाएगा। अब हमारे देश में कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जैसे कि सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर भी मैंग्रोव कंजर्वेशन का काम चल रहा है।
क्लियर। अब सबसे ज्यादा मैंग्रोव भारत में आपको मिल जाएंगे वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में और फिर उड़ीसा में। ये टॉप 3 मैंग्रोव एरियाज हैं भारत में। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो आपको याद रखना है 2023 में मिस्टी को लॉन्च किया था। मिस्टी का फुल फॉर्म मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम होता है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। 2021 का जो फॉरेस्ट सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली भारत में 4921 स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें मैटर क्लियर है। चलो अगली कहानी समझते हैं। गवर्नमेंट अचीव्स 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 10,000 एफपीओ के टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का टारगेट था कि हमें 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है। और अभी जो 10,000 नंबर का 10,000वें नंबर का एफपीओ सेटअप किया गया है वो भागलपुर बिहार में किया गया है, जो फोकस करता है मक्का मतलब मेज, बनाना और पैडी, पैडी मतलब धान। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो, आपको पिछली बार भी जब आपका जन औषधि केंद्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो वापस यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 10,000वें नंबर का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या एफपीओ का फॉर्मेशन कहाँ पर किया है? भागलपुर बिहार में किया है। ये कौन सी फसलों को फोकस करता है? तो मेज, बनाना और पैडी को फोकस करता है। नाउ बात करते हैं एफपीओ के बारे में। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमें सेटअप करना है, तो इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसको लॉन्च किया था हमने 29 ऑफ फेब 2020 में, 29 फरवरी। देखो ये दिन याद रखना तो बड़ा आसान भी है, 4 साल में एक ही बार आना है, तो इनकी एनिवर्सरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 29 फरवरी 2020 को एफपीओ के फॉर्मेशन की शुरुआत की, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 6865 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया टिल 27-28। ठीक है, जिससे लगभग हमारे देश के 30 लाख फार्मर्स को फायदा हुआ है और ये लोग कनेक्ट हुए हैं एफपीओ के साथ, जिसमें से 40% महिलाएं आपको मिल जाएंगी। तो एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स होता है जो कि फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और ये लोग साथ में मिलकर मार्केट के लिए और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके डायरेक्शन में काम करते हैं। अभी जो एफपीओ होता है ये हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके फॉर्मेशन के लिए। तो एफपीओ का टारगेट हमने पूरा किया है और 10,000 एफपीओ भारत में सेटअप हो चुके हैं। ठीक है, इन एफपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फार्मर्स की इनकम को और बेटर करना है और इनको मार्केट के साथ कनेक्ट करना है, जिससे फार्मर के जो भी प्रोड्यूस हैं वो डायरेक्टली बिना किसी दलाल के फार्मर्स के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंच सके और फार्मर को सही दाम मिल सके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनके लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना है, हमें जो इनपुट कॉस्ट है वो रिड्यूस करना है, सीड, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करानी होती है फार्मर्स को। इससे फाइनेंशियल क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन की जाती है थ्रू द प्रोसेसिंग एंड ब्रांडिंग। सस्टेनेबल फार्मर प्रैक्टिस को यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, और इसमें कई सारे गवर्नमेंट के मंत्रालयों का कोलैबोरेशन होता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे एफपीओज के। इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, आज डे एंड तक यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। आज डे एंड तक आपको फरवरी मंथ की जो बैंकिंग मैगजीन है, ठीक है, जिसमें आपका फरवरी मंथ की कंप्लीट बैंकिंग थ्योरी और 100 एमसीक्यू रहेंगे, वो आज आपको डे एंड तक मिल जाएगी। इसके अलावा करेंट अफेयर्स फरवरी मंथ की मैगजीन, जिसमें 300 क्वेश्चन है और सभी वन लाइनर्स है, केवल 25 रुपए में अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और 10 फरवरी तक, मतलब अभी आपका ये जो फर्स्ट वीक 10 फरवरी तक आपकी जो कंप्लीट फरवरी मंथ की मैगजीन है उस पर भी काम चल रहा है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 मैगजीन आती हैं, एक होती है आपकी 300 क्वेश्चन और वन लाइनर वाली, एक होती है जिसमें केवल बैंकिंग न्यूज़ और बैंकिंग एमसीक्यूज होते हैं, और एक होती है जिसमें कंप्लीट करेंट अफेयर्स होता है। ठीक है जी, सारे प्रोडक्ट आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगे और आज की पीडीएफ भी आपको फ्री नोट्स वाले सेगमेंट पे मिल जाएगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम की, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर कर भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इतना मैटर क्लियर हो चुका होगा तो जल्दी से एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है उत्तराखंड अप्रूव मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किसकी है? यूके मतलब उत्तराखंड की है। एकल महिला, जो महिला अकेली है,
मतलब या तो अनमैरिड है, अगर मैरिज हो चुकी है तो डिवोर्सी है, या हस्बैंड की डेथ हो गई है, विडो है, या फिर डिफरेंट आपका क्या है यहाँ पे फिजिकली अनेबल है, डिसेबल है। तो उन सभी महिलाओं को अगर स्टार्टअप शुरू करना है, नया बिजनेस को शुरू करना है, तो गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और अप टू 2 लाख रुपीज का असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इस स्कीम में कहा है कि हम जो ग्रांट देंगे महिलाओं को, तो 75% हम देंगे, बचा हुआ 25% जो है वो महिलाओं को खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये स्कीम शुरू की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो बॉर्डर है वो चाइना और नेपाल के साथ शेयर होती है, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उत्तराखंड राज्य पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2000 में, ठीक है, 2000 में 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो मस्क डियर है। स्टेट बर्ड आपको मोनल देखने को मिल जाएगी, मोनल से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। यहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है, तो स्टेट स्पोर्ट क्या है आपका, फुटबॉल है। हमारे देश की और उत्तराखंड राज्य की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहीं पर सेटअप की थी, जिसका नाम है जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर में है। हमारे देश का और उत्तराखंड का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आईआईटी रुड़की है, 1847 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये उत्तराखंड की कुछ जानकारियां हैं, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब अगली कहानी समझते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है वो लोगों के बारे में जो फिजिकली डिसेबल हैं, या तो हियरिंग लॉसेस है, जिनको जो सुन नहीं सकते। उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डिसेबिलिटी राइट एज अ फंडामेंटल, मतलब कोई भी पर्सन अगर डिसेबल है तो उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये उनका एक फंडामेंटल राइट है, जो कवर होता है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शुड बी कंसिडर एज अ फंडामेंटल राइट। इसे फंडामेंटल राइट कंसिडर करना चाहिए, अलाइन विद राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसमें कहा है कि जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं, उन्हें जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार है। उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी और रीजनेबल अकोमोडेशन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एक बेंच बनाई गई थी, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन। और इन्होंने ये फैसला दिया है कि जो जजमेंट होता है, मतलब इन्होंने ये जजमेंट दिया है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट में। यहाँ पे क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, तो रिलैक्सेशन दिया गया है कट ऑफ नंबर में, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि PWD जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी सिमिलर, जैसे कि SC ST कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलता है, उनको भी मिला जाएगा। एक सेपरेट कट ऑफ और एक सेपरेट लिस्ट निकाली जाएगी PWD कैंडिडेट्स के लिए, ये बात यहाँ पर बोली गई है। द कोर्ट हाईलाइटेड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड लीगल प्रोफेशनल डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डिसेबिलिटी इज नॉट बैरियर टू एक्सीलेंस इन द लीगल फील्ड। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब यहाँ पे जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है, तो फंडामेंटल राइट्स आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में मिल जाएंगे, ठीक है। इनिशियली हमारे देश में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन हमने 44 नंबर का 44वें नंबर का संविधान संशोधन किया। 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने 1978 में कहा किया, और जो राइट टू संपत्ति या राइट टू प्रॉपर्टी था उसको एलिमिनेट कर दिया, जो कि आर्टिकल 31 में था। आज ये हमारे देश का एक लीगल राइट बन चुका है, ना कि फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल नंबर 308। तो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कभी फंडामेंटल राइट था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी आज हमारे देश में एक लीगल राइट है। तो फिलहाल हमारे देश में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, 14 से लेकर 18 तक। समानता मिल गई तो फ्रीडम भी मिल जाएगी 19 से 20। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23-24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 में है। और ये जो रेमेडीज हैं, जो रिट जारी करने का अधिकार है, वो आर्टिकल 32 में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जहाँ से हर एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट आप इनका सिक्वेंस और इनके जो आर्टिकल्स है ये आपको विशेष तौर पे याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए, अब भाई ये न्यूज़ तो वाकई में मतलब कंसर्न वाली है, और आप तो मुझे देख ही रहे हैं काफ़ी समय से, और मुझे लगता है कि मैं भी
ओबिसिटी का शिकार हो चुकी हूँ। जब से मुझे चोट लगी है, लगभग 1 महीना हो गया है, तब से तो मेरा कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आप मुझे भी इस लैंसेट स्टडी की रिपोर्ट में कंसीडर कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। लैंसेट स्टडी पब्लिश हुई है, इसमें कहा है कि भारत जो है उसमें हर 3 में से 1 व्यक्ति 2050 तक ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है जी। क्योंकि हम जनरली आजकल जैसे आईटी वर्क भी हो गया, तो आप लोग का सिटिंग जॉब होता है, और सिटिंग जॉब होता है, फिजिकली उतने एक्टिव होते नहीं हैं। और जिस तरीके से हम खाने को कंज्यूम करते हैं, ऑयली फूड होता है, जंक फूड होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ओबेसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर लैंसेट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें कहा है कि ओबेसिटी भारत में लगातार इंक्रीज होते जा रही है, और कहा है कि 2050 तक भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति जो होगा वो मोटापे से ग्रसित होगा। इसमें कहा है कि लगभग 44.9 करोड़ पीपल जो है वो ओवरवेट हो जाएंगे 2050 तक, जिसमें से 21.8 करोड़ मैन है और 23.1 करोड़ वीमेंस आपको मिल जाएंगी। इंडिया ऑलरेडी हाईएस्ट है, मतलब इंडिया में ओबेसिटी सबसे ज़्यादा है। इंडिया ने काफ़ी पहले ही ओवरटेक कर लिया था चाइना और यूएसए को 2021 में। इसमें कहा गया है जो यंग मैन है, मतलब जिनकी एज 15 से 24 साल के बीच में है, तो 1990 में केवल 0.4 करोड़ थे, लेकिन 2050 में इनका डेटा 2.27 करोड़ हो जाएगा। अगर यंग वीमेन की बात करते हैं तो 1.69 करोड़ 2050 तक जो महिलाएं हैं वो मोटापे से ग्रसित होंगी। बच्चों में भी ओबेसिटी होती है, आजकल बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं बच्चे। तो बॉयज़ का बारे में बात हुई है 1.6 करोड़ बाय द 2050, और गर्ल्स में हो जाएगा 1.44 करोड़ बाय द 2050। ये लैंसेट स्टडी में पब्लिश हुआ डेटा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि नेपाल ने कुछ समय पहले अपनी एक टूरिज्म कैपिटल को डिक्लेयर किया था टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नेपाल की टूरिज्म कैपिटल क्या है, ठीक है। ये आपका एक प्रश्न है, और 2 प्रश्न आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वीडियो के एंड में, तो आपको उन दोनों प्रश्नों के आंसर भी देने हैं। चलो हम बात कर रहे हैं इंडिया इन एंड नेपाल साइन एमओयू इन WASH वॉश सेक्टर एंड स्ट्रेंथ टाई इन द रेलवे। तो रेलवे के साथ क्या टाई किया है, रेलवे के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। सबसे पहले तो इंडिया ने कहा है कि जो नेपाली रेलवे पर्सनल हैं, जो नेपाल के रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको मैनेजमेंट स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो नेपाल के जो डेलीगेशन है, नेपाल के जो इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी नेपाल के जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ में आए हुए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। फिर इंडिया और नेपाल के बीच में एमओयू साइन हुआ है वॉश पे। वॉश का मतलब होता है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर पे और वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसपे प्रेजेंट थे हमारे जल शक्ति मंत्रालय के हेड CR पाटिल और नेपाली नेपाली मिनिस्टर ऑफ वाटर सप्लाई प्रदीप यादव जी यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से एमओयू साइन हुए हैं कि दोनों देश मिलकर ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के सेक्टर में काम करेंगे। स्वच्छता पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब यहाँ पर इंडिया के जो एक्सपर्ट है वो नेपाल के पर्सनल को ट्रेन करेंगे कि वाटर सोर्स मैनेजमेंट कैसे करना और उससे संबंधित क्षेत्रों में काम कैसे करना है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो भारत जो है या दोनों देश एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, किस तरीके से हम सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट और हाइजीन के सेक्टर में काम कर सकते हैं। और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे भी काम किया जाएगा, किस तरीके से हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। तो ये एग्रीमेंट इंडिया और नेपाल के बीच में रिसेंटली साइन हुए हैं। अब देखो जो भी काम कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है करंट अफेयर्स देख रहे हो, करंट अफेयर्स के अलावा लिखने का काम कर रहे हो, कहीं और कुछ और भी कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए ध्यान रखो, थम जाओ। यहाँ पे मैं कुछ बता रही हूँ आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली अभी जिनका SBI का मेंस होने वाला है, जिनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंकिंग इंस्टीट्यूट के एग्जाम है, उनके लिए तो विशेष तौर पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। RBI की रिपोर्ट है, ठीक है। RBI ने पब्लिश की है रेगुलेशन एट ग्लांस हैंडबुक रिपोर्ट, और इसको तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ने, ठीक है। हम इसी रिपोर्ट की जो इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स है उनको कवर कर रहे हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू इट्स डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन हैज पब्लिश द रेगुलेशन एट ग्लांस हैंडबुक, जिसने अलग अलग जो गाइडलाइंस होती हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, वो टेबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, मतलब जो कंप्लीट ओवरव्यू, कंसाइज ओवरव्यू इस हैंडबुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन जो मास्टर सर्कुलर होते हैं उनमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए हैं, लेकिन जो आपकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं, इसेंशियल गाइडलाइंस होती हैं, उनको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स।
क्या क्या नई गाइडलाइंस है? सबसे पहली बात की गई है लाइसेंस ऑफ न्यू इंस्टीट्यूट। अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसको लाइसेंस लेना है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए लाइसेंस लेना है, तो क्या प्रोसीजर है? तो इन्होंने कहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अगर आपको लाइसेंस लेना है तो जो मिनिमम पेड अप कैपिटल या नेट वर्थ है वो 12.5 लाख से 4 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि किस एरिया में और किस सिटी में आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ओपन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, 4 प्रकार के आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। टीयर 1 मैंने बताया था जिनका डिपॉजिट अप टू 100 करोड़ होता है, और टीयर 4 जिनका डिपॉजिट अबव 10,000 करोड़ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में, किस लोकेशन पे, किस पॉपुलेशन साइज पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ओपन कर रहे हो। ओपन करने के लिए लाइसेंस की फीस है वो 12.5 लाख से 4 करोड़ के बीच में वेरी करेगी। हालांकि सिंस 2004 से किसी भी फ्रेश एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बाय द आरबीआई। अब यहाँ पे जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, इनको डिक्लेयर किया गया है एज अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेयर एज अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे इनको लाइसेंस देने का जो परमिशन दी है आरबीआई ने, वो नबार्ड को दी है। नबार्ड के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आरबीआई इनको लाइसेंस देगी। नेक्स्ट है ब्रांच का लाइसेंस। अब ऑलरेडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अब अपना ये ब्रांचेस को एक्सपांड करना चाहता है, नई ब्रांचेस को ओपन करना चाहता है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो इसमें कहा है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर वो फाइनेंशियली साउंड करते हैं, वेल मैनेज्ड हैं, तो अपना अपना मतलब जो टोटल ओपन ब्रांच है उसका अप टू 10%, मतलब मिनिमम 1 से मैक्सिमम 5 नई ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं, उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपनी नई ब्रांचेस को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए इनको नबार्ड और आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही साथ पिछले 2 सालों में इनके ऊपर कोई भी पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंप्लाइंस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपका जो नेट एनपीए है वो लेस देन और इक्वल टू 5% होना चाहिए, और आपका जो CRAR है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9% होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर लाइसेंस मिलेगा। तो हमने 2 बातें सीखी। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्टेब्लिश करना है तो आपको जो पेड अप कैपिटल है वो 12.5 लाख से 4 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, आरबीआई आपको अप्रूवल देगा। लेकिन अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपनी नई ब्रांचेस ओपन करनी है तो यहाँ पर आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको आरबीआई के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात की गई है। इनके लिए अगर इनको अपनी ब्रांचेस को एक्सपांड करना है तो कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी। क्या? ये लगभग 3 साल से ऑपरेशन में होने चाहिए और नेट प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, तब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को हम नई ब्रांच ओपन करने का लाइसेंस देंगे। अब यहाँ पे गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में बात हुई कि इनको रेगुलेट कौन करेगा। तो स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर ये रेगुलेट होंगे। इसमें कहा है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। इनको एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इसलिए कई सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो लाइसेंस है उनको रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर, तो जो भी आपके अपर मैनेजमेंट होंगे, एमडी होंगे, सीईओ होंगे, वो प्रॉपरली फिट होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमाइज करने की बात की गई है टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो एक इंडिपेंडेंट CRO मतलब चीफ रिस्क ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो CRO मतलब चीफ रिस्क ऑफिसर को अपॉइंट करने का काम करेंगे। और जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है इनके लिए गाइडलाइंस कौन बनाएगा? नाबार्ड बनाएगा। नाउ बात करते हैं क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उन्होंने कहा है कि जो आप लोन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट शेयर, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, तो आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए का ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर शेयर्स के बदले, बॉन्ड्स के बदले या डिवेंचर के बदले आप पर्सन को लोन ले रहे हैं तो अप टू 10 लाख मतलब मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ही लोन देंगे आप। और जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो यहाँ पर शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर के बदले जो लोन देंगे वो केवल 5 लाख रुपए तक का ही दे सकते हैं, और इनका भी जो लोन टू वैल्यू रेशियो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 10 लाख है और रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए 5 लाख आप लोन सेक्शन कर सकते हो अगेंस्ट डिवेंचर, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क एंड डिपॉजिट प्राइसिंग।
तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट, जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी कस्टमर्स हैं, चाहे आपने कितने ही समय में, मतलब कभी भी जो सिमिलर अमाउंट होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 1 जनवरी को 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए और दूसरा व्यक्ति आया उसने 5 जनवरी को 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए और दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट होना चाहिए अक्रॉस ऑल ब्रांचेस एंड कस्टमर। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सिमिलर अमाउंट और सिमिलर डेट के लिए आपका कोई भी इंटरेस्ट रेट वेरिएट नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा। और यहाँ पे जो आप इंडियंस के लिए चार्ज करते हैं, इंडियंस के लिए जो आपका यहाँ पर लिमिट है ना, डिपॉजिट रेट है, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए आपके एनआरओ और एनआरई अकाउंट से। एनआरई एनआरओ डिपॉजिट रेट कैन नॉट एक्सीड, एनआरओ एनआरई डिपॉजिट रेट जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए डोमेस्टिक डिपॉजिट रेट से। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। क्लियर है? चलो, और क्या बोला है मर्जर एंड अमलगमेशन के बारे में। तो जो भी मर्जर या अमलगमेशन होगा वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर होगा। आरबीआई ने डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स देके रखी हैं अंडर द सेक्शन 44A वॉलेंट्री अमलगमेशन के लिए। अगर प्राइवेट बैंक मर्ज होना चाहते हैं तो आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, टू थर्ड मेजोरिटी आपके शेयर होल्डर की होनी चाहिए और आरबीआई को आप सबमिट करेंगे, उसके बाद ही प्राइवेट बैंक का मर्जर होगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अगर मर्जर होना है तो उसमें सभी जो डिपॉजिटर है, जिनका पैसा है, वो सभी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तभी हम इसका मर्जर करेंगे। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं आपके मर्जर या फिर अमलगमेशन से संबंधित। अब आरबीआई की पावर के बारे में बात की गई है कि आरबीआई को सेक्शन 10B के अंदर पावर है कि वो किसी भी बैंक के चेयरमैन और एमडी को रिमूव कर सकता है। फिर सेक्शन 36ACA के अंदर पावर है क्या, बोर्ड ऑफ बैंकिंग कंपनीज सुपरसीड द बोर्ड ऑफ बैंकिंग कंपनीज। 35A इशू डायरेक्टिव फॉर प्रॉपर बैंकिंग मैनेजमेंट। और सेक्शन 22 सब क्लॉज 4 आरबीआई जो है वो बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 10B और सेक्शन नंबर 22 सब क्लॉज 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे बात हो रही है पोस्ट लाइसेंस कैंसिलेशन। अगर बैंकिंग कंपनी है तो हाई कोर्ट इनके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा जो कि इनके असेट्स को लिक्विडाइज करेगा। जो आपकी यूनियन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपॉइंट किया जाएगा एज अ लिक्विडेटर। और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उस केस में सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया जाएगा एज अ लिक्विडेटर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। क्लियर है? चलो अगली कहानी देखेंगे। न्यू ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ लीड बाय इंडिया। तो इंडिया ने रिसेंटली सिटीज कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी C3 को लॉन्च किया है जो कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसमें सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग होगी, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन होगा और सस्टेनेबल सॉल्यूशन हम यहाँ पे निकालेंगे जिससे हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकें और अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें। ये जो इनिशिएटिव है वो 3R के साथ, 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के साथ अलाइन है। हमारे देश में जो रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का स्थापना हुई थी जापान की मदद से 2009 में स्थापना हुई थी और यहाँ पे सिटीज 2.0 के लिए 1800 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है 18 सिटीज और 14 राज्यों में। तो यहाँ पे सिटीज कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे मैं दो इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। पहले पर्सन है क्रिस्टीन स्टॉकर। क्रिस्टीन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के चांसलर बन चुके हैं। अगर आप सेंट्रल यूरोप में जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल आपको वियना मिल जाएगी और यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। तो क्रिस्टीन स्टॉकर ऑस्ट्रेलियन पीपल्स पार्टी से हैं और इन्हें चांसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाया गया है। पहली बार ऑस्ट्रिया के इतिहास में हुआ है कि 3 पार्टी का कोलिजन है, 3 पार्टी की गवर्नमेंट गठबंधन के साथ काम कर रही है। कौन कौन सी है? एक तो आपकी पीपल्स पार्टी है, ऑस्ट्रिया पीपल्स पार्टी, सोशल डेमोक्रेट्स और न्यू पार्टी आपको देखने को मिल जाएंगी। इनका नाम है संतोष अग्रवाल और इन्हें पॉलिसी बाजार का CEO बनाया है और इनका टेन्योर 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो पॉलिसी बाजार फिनटेक लिमिटेड ने संतोष अग्रवाल को CEO बना दिया है अपने पैसा बाजार का, सॉरी हाँ पैसा बाजार का यहाँ पे CEO बनाया है। शायद मैंने पॉलिसी बाजार बोल दिया, इसको करेक्ट कर लेंगे। पैसा बाजार का CEO कौन है? संतोष अग्रवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी नई करंट अफेयर्स अभी हमें देखने हैं, लेकिन हम MCQ के फॉर्म में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IRCTC एंड IRFC को अपग्रेड किया है एज अ नवरत्न कंपनी। ये हमारे देश की किस नंबर की नवरत्न कंपनी है? तो IRCTC 25th नंबर की और IRFC आपको 26 नंबर की नवरत्न कंपनी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट,
What is the GDP growth rate projected by the CRISIL फॉर FY26? FY26 के लिए क्रिसिल के अकॉर्डिंगली भारत की जीडीपी है 6.5%। ठीक है, यहाँ पर आपकी अपडेटेड लिस्ट है, आप चाहो तो इसे डाउनलोड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, विच बैंक हैज लॉन्च अ फैसिलिटी फॉर कस्टमर टू डाउनलोड देयर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर। तो यहाँ पर कोई कस्टमर है, उसने हाउसिंग लोन लिया है और हाउसिंग लोन का जो सर्टिफिकेशन है वो डाउनलोड करना है, तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक नई फैसिलिटी लॉन्च की है जो अपने कस्टमर को कह रहा है कि अगर आपने हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए है तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रांच आने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है और एक सिक्योर मैनर भी होगा। एमडी एंड सीईओ कौन हो जाएंगे? अजय कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। डिजी लॉकर क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है जो कि एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। Who has been appointed as the Austrian new chancellor? आंसर हो जाएगा क्रिस्टीन स्टॉकर। Recently, which American clothing brand has signed Diljit Dosanjh as its brand ambassador? आंसर हो जाएगा Levi's। Legendary मुंबई स्पिनर पद्माकर शिवलकर, पद्माकर शिवलकर जो कि एक क्रिकेटर थे, स्पिनर थे, ही पास्ड अवे रिसेंटली और इन्हें 2017 में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें 2017 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है, इन विच कैटेगरी हैज ऋषभ पंत बीन नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड? तो यहाँ पे ऋषभ पंत का नॉमिनेशन हुआ है कम बैक ऑफ द ईयर में। अभी केवल नॉमिनेशन हुआ है, ये अवार्ड जो है वो मैड्रिड में 21 अप्रैल को बांटे जाएंगे, हम 21 अप्रैल को बाद में वापस से डिस्कस करेंगे। रिसेंटली कुछ अवार्ड दिए गए जैसे कि आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जय शाह को दिया है। ठीक है, मनोहर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा है उसे सर्वेक्षा सुरक्षा पुरस्कार मिला है। टाइम्स मैगजीन वीमेन ऑफ द ईयर कौन है? आसाम की पूर्णिमा देवी वर्मन है। इसके अलावा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड सुनील भारती मित्तल को मिला है। लास्ट में है ये दोनों क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नेपाल की टूरिज्म कैपिटल कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रेंडन हॉल्ट जिन्होंने बैंगलोर ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट जीता है, ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्रॉस द 16 मीटर मार्क इन द इंडोर शॉट पुट? तो 16.03 का इन्होंने गोला फेंक किया था, मतलब इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम क्या है? ये तीनों प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप आपको सारा करंट अफेयर समझ में आया होगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।